हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि किसी लीनियर सर्किट में जिसमें दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स हों या करंट सोर्स हों, इन सोर्स के कारण किसी ब्रांच में बहने वाली टोटल करंट प्रत्येक सोर्स के कारण उस ब्रांच में बहने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ में आपने देखा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन के नियम का पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से करंट भी सुपरपोजिशन के नियम का पालन करता है। बस डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि करंट एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर भी स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी करंट की एक डायरेक्शन डिफाइन की जाती है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि आप करंट को पॉजिटिव मानते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को नेगेटिव माना जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में एक बात आती है अलजेब्रिक सम की। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है ऐसा सम जिसमें क्वांटिटीज़ की वैल्यू को ऐड करते वक्त उनके पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस का भी ध्यान रखा जाता है। यानी ऐसे सम में जब आप क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो तो क्वांटिटी की वैल्यू के साथ साथ उसके पॉजिटिवनेस के लिए प्लस और नेगेटिवनेस के लिए माइनस का निशान लगाया जाता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप गाउसियन सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले चार्जेस का अलजेब्रिक सम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से सुपरपोजिशन नियम का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको करंट का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा पार्ट है वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के कारण किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट का मान देता है। तो स्टूडेंट्स, किसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के कारण किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट का मान ज्ञात करने के लिए जो रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हैं, हम उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम ये मानेंगे कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आइडियल हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो तो उस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, यानी उस वोल्टेज सोर्स को हटा के उसकी जगह एक 0 ओम का तार जोड़ देंगे। और यदि करंट सोर्स लगा है तो करंट सोर्स को हटा देंगे और उन दोनों सिरों को खुला छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, जब दो सिरे खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, तो उनके बीच का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसे केवल लीनियर सर्किट्स पे ही अप्लाई किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, लीनियर सर्किट वो सर्किट होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि इन सर्किट्स में फ्लो होने वाली करंट आई इन सर्किट्स के सिरों के बीच की वोल्टेज V के समानुपाती होती है, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। स्टूडेंट्स, अभी जो लीनियर सर्किट होते हैं ये लीनियर कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। लीनियर कंपोनेंट का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसे आप डीसी सर्किट के साथ साथ एसी सर्किट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को आप नॉन लीनियर सर्किट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ऐसे सर्किट जो ओम के नियम का पालन नहीं करते और जिनके लिए V इज़ प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता, तो उन सर्किट्स पे आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जो सर्किट्स ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो सर्किट नॉन लीनियर सर्किट होते हैं, क्योंकि ओम का नियम का पालन तो करते हैं नहीं, तो स्टूडेंट्स उनके लिए यदि आप V और I में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, एक कर्व टाइप का ग्राफ आएगा। स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं डायोड, ट्रांजिस्टर्स और डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम का एग्जाम्पल की सहायता से यूज़ करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इस सर्किट में दो बैटरीज़ हैं, एक 10 वोल्ट की, दूसरी 20 वोल्ट की, और 3 रेजिस्टेंस है, 20 ओम का, 10 ओम का और 40 ओम का। स्टूडेंट्स, अब 40 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस करंट को ज्ञात करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले 10 वोल्ट के कारण
इस 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट को ज्ञात करेंगे और उसके बाद में 20 वोल्ट के सोर्स के कारण इस 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट को ज्ञात करेंगे और फिर उन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के कारण 40 ओम में धारा का मान ज्ञात करने के लिए 20 वोल्टेज के सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से 20 वोल्टेज के सोर्स के कारण 40 ओम में धारा का मान ज्ञात करने के लिए 10 वोल्टेज के सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको शॉर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 40 ओम के प्रतिरोध में, 40 ओम के रेजिस्टेंस में दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण जो धारा आएगी उन दोनों का हम अलजेब्रिक सम कर देंगे और अलजेब्रिक सम करने के बाद में 40 ओम में फ्लो होने वाली रिजल्टेंट करंट का मान ज्ञात हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सुपरपोजिशन थ्योरम से हम 10 वोल्ट के सोर्स के कारण 40 ओम में धारा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 20 वोल्ट के सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ यह मानेंगे कि वोल्टेज सोर्स आइडल है और आइडल कंडीशन में 20 वोल्ट के सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, यानी अब इस वोल्टेज सोर्स को हटाकर हम एक 0 ओम का तार जोड़ देंगे, एक 0 ओम की वायर जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम 40 ओम में धारा का मान 10 वोल्ट की सोर्स के कारण ज्ञात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम प्रत्येक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को असाइन करेंगे। अब जैसे 20 ओम की ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट आई है। अब ये जो आई करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट I1 होगी, तो 10 ओम में फ्लो होने वाली करंट I2 होगी। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि 40 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे और इन दोनों की जगह वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स अब हम 40 ओम को R1 मान लेंगे, 10 ओम को R2 मान लेंगे और इस प्रकार से हम फॉर्मूले की सहायता से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 8 ओम। अब स्टूडेंट्स 20 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम के रेजिस्टेंस इन दोनों में एक समान धारा आई फ्लो होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि 20 ओम और 8 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि दोनों सीरीज़ में हैं इसलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 28 ओम आएगा और इसकी सहायता से हम धारा आई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ओम के नियम से हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। V है 10 वोल्ट और R है 28 ओम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का मान ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमारा मेन एम है 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट I1 का मान ज्ञात करना। स्टूडेंट्स अब 40 ओम और 10 ओम दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और हम जानते हैं कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं उस कंडीशन में किसी रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट उस रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से
हमने ज्ञात कर लिया कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 10 ओम अपॉन 40 ओम। अब स्टूडेंट्स किरचॉफ के फर्स्ट लॉ यानी KCL से हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट्स इससे हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1। अब स्टूडेंट्स हम I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सॉल्व करके हमने I1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो स्टूडेंट्स अब हम 20 वोल्ट के सोर्स के कारण 40 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से 10 वोल्ट के सोर्स को हटाकर इसकी जगह एक 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स KCL से हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 यानी किरचॉफ के फर्स्ट नियम से हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट्स इससे हम I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि 20 ओम और 40 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल कंडीशन में हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला R1 मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन R1 प्लस R2 का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स इस प्रकार इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया 40/3 ओम। अब स्टूडेंट्स 40/3 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज़ में हैं, इसलिए अब हम इन दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन दोनों के इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में I करंट फ्लो होगी, जिसे हम ओम की नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार 10 ओम और 40/3 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर लेंगे। चूंकि दोनों सीरीज़ में हैं, इसलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 70/3 ओम। अब स्टूडेंट्स इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे ओम के नियम से धारा को ज्ञात करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम ओम के नियम का इस्तेमाल करते हुए टोटल करंट I का मान ज्ञात कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 6/7 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स जैसा हमने पिछले सेक्शन में किया था, हमारा मेन एम है 40 ओम में करंट का मान ज्ञात करना। और स्टूडेंट्स 40 ओम और 20 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल कंडीशन में किसी रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से
20/40 इज इक्वल्स टू I1/I2। तो स्टूडेंट्स अब हम I2 की वैल्यू रख देंगे, I2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1, और स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स हम I की वैल्यू पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स I की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और इस प्रकार से I1 करंट की वैल्यू आएगी 2/7। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 20 वोल्ट के सोर्स के कारण 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट होगी 2/7 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स 10 वोल्ट के सोर्स के कारण 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट I1 इज इक्वल्स टू 1/14 एम्पियर, और ठीक इसी प्रकार से 20 वोल्ट के सोर्स के कारण 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट 2/7 एम्पियर होगी। अब स्टूडेंट्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है स्टूडेंट्स, इसलिए इनके अलजेब्रिक सम करते वक्त इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव लेंगे। चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों ऐड होंगी, क्योंकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से टोटल करंट जो आएगी, जो रिजल्टेंट करंट आएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 5/14 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.34 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेम एग्जाम्पल लिया था और उसका भी आंसर 0.34 एम्पियर ही आया था। तो स्टूडेंट्स इससे स्पष्ट है कि मेथड अलग हो सकते हैं पर वैल्यूज़ सेम आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।